नेक्स्ट स्पीकर श्री सैयद जफर इस्लाम। ये हुई। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद है और हमारे पार्टी के लीडर्स का भी धन्यवाद है जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है बोलने का इस बिल पे। आज साल का आखिरी महीना है सर, और हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस पैंडेमिक से बाहर निकल चुके हैं। वी आर फीलिंग मच मोर कंफर्टेबल देन 2 years ago we were feeling. First wave and the second wave may be behind us, sir, but its impact is still being felt across the globe. It has rigged the world economy, and every country is feeling its impact. India is no exception, sir. But I must give compliment to our Honorable Prime Minister that he has always taken initiative and understood the situation and taken decision which was definitely going to help the poor and the marginalized section of the society. Sir, extraordinary times requires extraordinary decision, and during this time, especially after the pandemic, our Honorable Prime Minister and our government has taken extraordinary measures, and that has clearly helped the poor people, like through Atmanirbhar packages. The large allocation have been made through Atmanirbhar packages to provide ration to marginalized section of the society, and also several other measures have been taken which has helped the poor and marginalized section of the society, sir. सर, हमारा फोकस जो है सरकार का शुरू से यही रहा है सर कि बजट तो बढ़ाते हैं, बजट बढ़ाने का मकसद होना चाहिए, और मकसद वैसा है कि जो समाज में आम लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए, चाहे वो किसान हो। तो अगर किसानों के लिए अगर आप देखें तो हमने यूरिया के दाम बढ़ाए नहीं सर। यूरिया के दाम 1200 आज के दिन 2400 है, हम अभी भी 1200 रुपये में दे रहे हैं। जो सब्सिडी है हमने 67,000 करोड़ की सब्सिडी दी उसमें सर, 72,000 करोड़ की। लोग बात कर रहे थे अभी, हमारे मित्र सुशील जी और अरुण सिंह जी दोनों बात कर रहे थे एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया में सर ये अफसोस की बात है कि एयर इंडिया आज जिस हालत में हमको मिला, जो बोलते हैं विरासत में मिला एयर इंडिया, वो सब बिल्कुल इसलिए आज हमें सरकार को 62,000 करोड़ की इक्विटी देनी पड़ी सर, इसलिए कि एयर इंडिया टोटली मिसमैनेज था। जब एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया बिल्कुल अलग, दो अलहदा एयरलाइंस थे, उनको एक साथ करना नहीं चाहिए था, जो कि डिस्पाइट द रिकमेंडेशन नॉट टू मर्ज द टू एयरलाइंस, दे स्टिल हैव बीन मर्ज्ड, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देख रहे हैं कि क्या देश के नुकसान हुआ। जब प्लेन को खरीदना नहीं था, जैसा अरुण सिंह जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि प्लेन को खरीदना नहीं था, बहुत छोटी से 10-12 प्लेन खरीदनी थी, तब 111 प्लेन, उसके पीछे क्या मोटिव था मैं बोर्ड पे रह चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मोटिवेटेड डिसीजन था। और आज जो अपोजिशन में बैठ के जो हंगामा कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए था कि उनके मोटिवेशन से और लालच से आज देश को कितना नुकसान हुआ है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज चूँकि समय थोड़ा मुझे कम है, इसलिए मैं सर मेरे टीवी पे सर, आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी सर। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, in fact, Sushil ji had mentioned about the various parameters he was talking about. Various parameters, how the parameters is being shown today, what it was prior to 2019 before the COVID. आज हम देखते हैं कि जितना भी हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है सर, वो हर हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में ये दिखता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से पटरी पे वापस आई है, और वापस ही नहीं, तेज़ी से दौड़ रही है। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है जाहिर है कि 4-5वें स्थान पे है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही है तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है वो भी पार होगा। और मुझे लगता है कि 2035 तक जितना बड़ा हमारा मार्केट है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तरह से बाकी चीज़ें जो डिमांड दिख रहा है यहाँ पर, हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए 2035 तक हम 2030 से 35 के बीच में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के पीछे होगी। उसके लिए इस दिशा को देने के लिए और इस स्थिति में लाने के लिए किसका योगदान है सर? उसमें एक ऐसी सिचुएशन में जब पैंडेमिक में हम गुजर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए, दिल खोल के फिस्कल स्टिमुलस दो, पैसा छापो और लोगों में बांटो। उसके रिफ्लेशन का भी खतरा था,
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने had taken a decision that he will not spend beyond his means जितना चादर है उससे ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, फिजिकल स्टिमुलस देंगे, जो पॉलिसी मेजर्स के थ्रू करेंगे और इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है लेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसका फायदा हो सके। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी फैसले लिए आत्मनिर्भर पैकेज के द्वारा और बाद में जो पॉलिसी मेजर्स लिए, ही ऑलवेज इंश्योर्ड वन थिंग that he will not spend beyond the country's means and he will not punch above its weight. That means sir कि उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया, लाख लोगों ने कुछ भी उन पर प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने वैसे ही फैसला लिया जो देश हित में था। और आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि आज जो अर्थव्यवस्था है देश की, जो इकोनॉमी है, वो सिर्फ पटरी पे नहीं बल्कि बहुत साउंड इकोनॉमी है। और उसकी वजह है कि उन्होंने जो भी फैसले लिए थे उस वक्त सर, वो फैसला अच्छा दिख रहा है। अभी हमने देखा कि हमारे कुछ मित्रों ने बात किया सर रेलवेज के बारे में। मैं कह सकता हूं कि रेलवे में 1970 से आप उठा के देख लीजिए सर रेलवे बजट को, वहां रेलवे बजट का प्राइमरी फोकस और ऑब्जेक्टिव होता था कि मेंबर्स अपने अपने रिक्वेस्ट डाल देते थे रेलवे मिनिस्टर को, और रेलवे मिनिस्टर एक ही रेलवे बजट में कहा था कि नए नए लोकोमोटिव जो है वो और स्टार्ट करेंगे। जबकि अगर आप बैक टेस्टिंग करें सर तो आपको लगेगा कि 1975 के बाद जितने ट्रेनों के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है वो कोई ट्रेनें आज नहीं चल रही, बहुत सारी ट्रेनें आज तक आई नहीं, लेकिन हर बजट में अनाउंसमेंट हुआ, तालियां बजी, गुहार हुआ, सब कुछ हुआ और काम कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से ट्रेन की स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो घट के जो है 40 हो गई, इसलिए कि कंजेशन पे कभी फोकस नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कभी फोकस नहीं किया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने फिर एक बजट ऐसा दिया, रेलवे बजट, जो ऐतिहासिक है। अगर किसी ने अगर उसका सही से पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि इट्स ए कंप्लीट डेविएशन फ्रॉम द अर्लियर बजट विच वाज प्रेजेंटेड। बिकॉज अर्लियर बजट पे जो होता फोकस होता था लोकोमोटिव पे, फोकस होता था एक और ट्रेनें जोड़ी जाएंगी, पटरियां नहीं बनाई जाएंगी, ट्रेनें जोड़ते जाएंगे, ऐसा कि हवा में चलती है मालूम नहीं। लेकिन वो कोशिश थी, कभी वो साकार नहीं हुआ, ट्रेनें आई नहीं। लेकिन हमारे सरकार ने जो बजट पेश किया सर, उसमें बहुत कोशिश की, बहुत फोकस रखा कि एलोकेशन किया कि इतना परसेंट जो है 12% एलोकेशन रहेगा कंजेशन खत्म करने के लिए। जो आप अगर देखिए, हम सब यूपी के हैं सर, हम यूपी के हैं, आप भी यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश में आप अगर देखिए सिर्फ एक स्ट्रेच में इलाहाबाद टू कानपुर, आपको पता है इसको वो कंजेशन से कितना देश को नुकसान होता है? आपको शायद उसका अंदाजा भी नहीं होगा। सिर्फ एक स्ट्रेच के में जो कंजेशन है उससे देश की जो ट्रेन के जो स्पीड है उस पर कब 20-25 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है जो स्पीड में। अगर एक बार ट्रेन जो है पूरे स्पीड 40 की स्पीड एवरेज स्पीड से चलती है, अगर 80 के स्पीड से चले तो टनेज जो है जितना जो है वही डबल हो जाएगा, तो हमारा इनकम कितना बढ़ जाएगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने उस चीज़ को समझते हुए एलोकेशन किया कि जो कंजेशन के लिए 12% जो है बजट का, कोई लोकोमोटिव नहीं, नए ट्रेनें नहीं आएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, पटरियां बनाई जाएंगी, तो नए ट्रैक्स ले करेंगे, उसके लिए बजट किया। और बहुत सारी जो सुविधाएं जो चाहिए थी, जो मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए था, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया ताकि ट्रेन की स्पीड बढ़े और जो फ्रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, ताकि ओवरऑल रेवेन्यू जो है ट्रेन रेलवे से बढ़ता रहे। ये फोकस हमारी सरकार कर रहा है। और आज हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडियन रेलवेज तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, जो सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ रही हैं, जो नए ट्रैक्स ले करना था वो कर रही है, और साथ साथ जो है जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो कराना था वो भी करने में कामयाब हो रही है। और मुझे लगता है कि 2000, ये कोरोना नहीं होता था सर, 2022 तक का टारगेट था, कोरोना ने बिल्कुल थोड़ा सा डिले, पूरी दुनिया को डिले किया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा डिले हुआ। लेकिन 2022 के बाद 2023-24 तक इंडियन रेलवे का रेवेन्यू जो है क्वांटम जंप होगा, बिकॉज ऑफ द डिसीजन taken by the Honorable Prime Minister, presenting a budget which was a complete deviation from the past and focused on something which had always been acknowledged but never been focused. So हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर फोकस किया। उसी तरह से अगर आप देखें सर, तो जितने आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किए, आत्मनिर्भर पैकेज में बहुत सारी चीज़ें आई, पॉलिसी मेजर्स आए, पॉलिसी मेजर छोटे बिजनेसेस के लिए, बड़े बिजनेसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इस साल का बजट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के लिए 5.5 लाख करोड़ का आया, हेल्थ केयर के लिए ऑल टाइम हाई बजट आया। तो हमारी सरकार की मंशा क्या है? हमारी सरकार की मंशा है कि जो भी
बड़े फैसले लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, जब उस पर लेते हैं तो उस पर थोड़ा वन हैज़ टू इंजेक्ट फंड्स एज वेल, और वो फंड जब इंजेक्ट करते हैं तो जाहिर है बजट में दिखेगा, उसमें बजटरी एलोकेशन होगा, लेकिन उसका जो उसकी सफलताएं हैं वो आज हम देख पाते हैं सर कि इकोनॉमी में जो तेज़ी आ रही है उससे देख सकते हैं। रेलवे का बजट अगर चेंज किया तो रेलवे में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो देख सकते हैं। आम नागरिक को अगर देखें, जो मजबूत करने का इरादा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि एम्पावरिंग द पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, वो साफ दिखता है कि जो हमने इतने सारे जो स्कीम्स बनाए, वेलफेयर स्कीम्स, उस सब का बेनिफिट जो एक आम आदमी को है, और ही फील्स एम्पावर्ड बिकॉज देयर इज अ गवर्नमेंट हु इज फोकसिंग ऑन देयर नीड्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर बीइंग एम्पावर्ड, और उनका हाथ थाम करके उनको जो है आगे की तरफ लाना और मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे वेलफेयर स्कीम से और सारे स्कीम्स के थ्रू किया। और साथ साथ अगर आप देखिए तो दुनिया में इंडियन इकोनॉमी के बारे में किस तरह से सोचा जाता है, मैं कह सकता हूं कि 2012-13 में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में मैं गया उस वक्त, और एक ही सवाल उठता था मुझसे, लोग पूछते थे, बीइंग ए बैंकर मुझसे लोग सवाल पूछते थे, ये नहीं कि भाई इंडियन इकोनॉमी में कैसा रहा, पूछते थे पॉलिसी पैरालिसिस कब खत्म होगी, कब सरकार ये जाएगी, दूसरी सरकार कब आएगी, ताकि कुछ काम देश में हो। आज मैं कह सकता हूँ कि सर उस वक्त के आप सारे पैरामीटर्स उठा के देखिए, सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए, और आज देखिए तो आपको एहसास होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस देश के सरकार में बढ़ा है, लोगों का विश्वास, यहाँ के लोगों का विश्वास अपनी सरकार में, और दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका विश्वास जो है हमारी इकोनॉमी में बढ़ा है, हमारे लीडरशिप में बढ़ा है। और बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो लोग सोचे थे कि नहीं कर पाएगी हमारी सरकार, वो सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने किए, और उसका जो नतीजा है कि आज जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी जैसे जो हमने इनिशिएटिव लिए थे, जो रिफॉर्म्स किए थे, उसका आज फायदा दिख रहा है कि जो कलेक्शन जो है हर साल बढ़ता रहा है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हो रही है, जो धीरे धीरे जो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हो रही है, जो हमने टैक्स रेट कम किया था उससे पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, और जो नौकरियां, जिसलिए कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है सर, हम जानते हैं कि 2030 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान में होगा, सबसे ज़्यादा जो स्किल्ड लेबर जो हिंदुस्तान में होंगे, और इसका फ़ायदा सरकार ने उठाते हुए, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर वो डिसीजन जो लिया वो शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं लिया। बाकी दुनिया में देखिए, जैसा आपने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने पैसे बांट दिए तो इन्फ्लेशन आ गया, हमने कभी ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिया जिससे कि शॉर्ट टर्म कोई बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म में कोई इसका इम्पैक्ट ना हो। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर वो फैसले लिए जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ। शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा हो सकता है क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस देश को मजबूत करने में उन्होंने जो भी फैसले लिए उससे फ़ायदा हुआ। सर मैं आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज आखिरी में इतना कहना चाहता हूँ कि सर दुनिया की नज़रों से हिंदुस्तान एक जो बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, उसकी वजह जो है सिर्फ एक है सर, उसकी एक वजह है, वो है लीडरशिप। और ये लीडरशिप जो बिल्कुल क्लैरिटी से जानते हैं कि हमें कोई भी फैसला लेना है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, नो मैटर हु क्रिटिसाइजेस मी, नो मैटर वेदर दे वॉक आउट ऑफ द पार्लियामेंट, बट we will always take decision which will work for our nation and people of our great country. Thank you very much, sir. Thank you, Jafar Islam, sir. Next speaker.